नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू ऑन इनकम टैक्स रूल्स। मतलब कि 20 क्वेश्चंस हम इनकम टैक्स पर बेस्ड करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, ऑडिट असिस्टेंट, यूडीसी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाई यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज मंडली आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। और साथ में ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट मिलना अब मुश्किल होता है। जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो सब एक जगह पर मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए नॉलेज मंडली के एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अपने सारे कंटेंट को देखें। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपके सिलेबस का पूरा पार्ट है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए पुराने सारे वीडियोज को भी आप देखिए, वहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। इसलिए सभी कंटेंट को देख करके और अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दें, डायरेक्शन दें। तो डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 41, फ्रॉम विच डेट डिड द इनकम टैक्स रूल्स 1962 कम इनटू इफेक्ट? आयकर नियम 1962 किस तारीख से लागू हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 11 1961, बी 11 1962, सी 14 1962, डी 14 1961। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी 14 1962। मतलब कि इनकम टैक्स रूल्स, आईटीआर रूल्स 1962 है, वो कब से प्रभावी हुए थे? 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुए थे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं। 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज द रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर प्रपोज्ड? यानी कि निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए करों की दरें प्रस्तावित होती हैं? कौन सा दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है जहां पर फाइनेंशियल टैक्सेज है उनकी रेट निर्धारित होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए फाइनेंस बिल, बी इनकम टैक्स एक्ट, सी बजट, डी इनकम टैक्स रूल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल उस साल के लिए जो फाइनेंस बिल पेश होता है उसके अनुसार टैक्सेज है वो, उनकी रेट है वो निर्धारित होती है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे और अभी भी पूछे जाएंगे, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम है उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आपके सिलेबस का कोई भी कॉर्नर है, कोई भी पार्ट छूट ना जाए, इसलिए सारे पार्ट को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। अगला सवाल देख लेते हैं। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस डज नॉट कम अंडर एग्रीकल्चरल इनकम? निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा कृषि आय के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी परिभाषा है जो कि कृषि आय के अंतर्गत एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल नहीं होती है इनकम टैक्स रूल के अनुसार? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रेंट ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, बी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ए कल्टिवेटर of any process to render the product fit to be taken to market, c rent received by a owner of a land for a house which is in his name and situated in a hill station, d rent received for a building in the immediate vicinity of the land and used as a storehouse। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा सी rent received by a owner of a land for a house which is in his name and situated in a hill station। इसको कृषि आय में नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई इस तरीके का रेंट प्राप्त हो रहा है जो कि हिली स्टेशन में लोकेट है और वहां पर फार्म हाउस बना है या ये घर बना हुआ है हिली स्टेशन पर, और उस जगह से जो रेंट प्राप्त हो रहा है उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते हैं। बाकी सभी माने जाएंगे। रेंट ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल, तो रेंट प्राप्त हो रहा है, किराया प्राप्त हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल हो जाएगी। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ए कल्टिवेटर ऑफ एनी प्रोसेस टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू मार्केट, तो
जो इनकम हो रही है, जहाँ पर खेती करने वाला है, कोई इस तरीके के प्रोडक्ट बना रहा है कि उनको मार्केट में बेचा जा रहा है, तो वो भी खेती से संबंधित इनकम हो जाएगी। और डी में है रेंट रिसीव्ड फॉर ए बिल्डिंग इन द इमीडिएट विक्सिनिटी ऑफ द लैंड एंड यूज्ड एज ए स्टोर हाउस। तो मान लीजिए खेत के अंदर कोई स्टोर हाउस बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसको स्टोर हाउस के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल हो जाता है। परंतु हिली स्टेशन पर कोई घर बना हुआ है, फार्म हाउस बना हुआ है, तो वो एग्रीकल्चरल या कृषि आय के अंतर्गत नहीं आता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लीजिए 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन असेसी। निम्नलिखित में से कौन एक निर्धारित की सही परिभाषा है। असेसी का मतलब है कि जो असेसमेंट ईयर में जो इनकम टैक्स फाइल करता है या आईटीआर भरता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं। तो कौन होगा असेसी, यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। B. A person by whom any tax is payable under this act. C. A person who has property in his name. D. A person who owns a car. तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स रूल के अंतर्गत असेसी है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। ए पर्सन बाई होम एनी टैक्स इज पेबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर कोई टैक्स पेबल है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, असेसी बोल रहे हैं। और वो आईटीआर फाइल करेगा, टैक्स भी उसकी लाइबिलिटी बनती है, तो टैक्स भी उसको देना पड़ेगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लीजिए 45। असेसमेंट ईयर मीन्स, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इमरती क्वेश्चन है और रस देता है क्वेश्चन है, वो पूछ लिया जाता है, आसान है, परंतु कई बार इस तरीके के क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, कब से कब उसको काउंट करते हैं। पुरानी परीक्षा में इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए थे और कई लोग हैं गलत करके आ जाते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल करके जब उनका रिएक्शन होता है तो चेहरा देखने लायक लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन है वो छूट गया है। तो आपको इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां हैं वो नहीं करनी है। आकलन वर्ष का अर्थ यहाँ पर देख लेना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। बी ए पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। सी 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। डी 1 अगस्त टू 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। मतलब कि असेसमेंट ईयर है वो 12 महीने के लिए असेसमेंट ईयर काउंट किया जाता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक वो चलता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट ईयर बोल रहे हैं। और यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो गया बी। अगला सवाल देख लीजिए 46। व्हाट आर टेंजिबल असेट्स। मूर्त संपत्ति क्या है, मतलब कि जो संपत्ति आपको दिखाई देती है उसको टेंजिबल एसेट बोलते हैं। तो जो भी चीजें हैं वो टेंजिबल एसेट में आती हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं मूर्त संपत्ति या टेंजिबल असेट में शामिल होती हैं। ऑप्शन ए बिल्डिंग्स, बी मशीनरी, सी प्लांट और फर्नीचर, डी ऑल दी अबव। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मूर्त संपत्ति में बिल्डिंग्स भी आती हैं, मशीनरी आती है, प्लांट और फर्नीचर आते हैं। प्लांट का मतलब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट प्लांट होते हैं, तो सारी चीजें हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं, टेंजिबल एसेट में शामिल हो जाती हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। निम्नलिखित में से कौन एक अमूर्त संपत्ति नहीं है। वहां पर हमने मूर्त संपत्ति देखी थी, यहाँ पर अमूर्त संपत्ति हमें नहीं पहचाननी है। इसका मतलब है कि वो भी मूर्त संपत्ति होगी और अमूर्त से उसको अलग करना होगा। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेटेंट्स, बी कॉपीराइट्स, सी लाइसेंसेस, डी प्लांट एंड मशीनरी। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है कि पावर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, वो प्लांट और मशीनरी वहां पर लगी हुई है या कोई भी मशीनरी है, वो सब क्या होते हैं, मूर्त होते हैं। इसका मतलब है कि टेंजिबल असेट में शामिल होते हैं। तो डी है वो टेंजिबल आइटम है, बाकी चीजें हैं वो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं,
या लाइसेंसेज हैं वो अमूर्त असेट कहलाते हैं। ये आपको अमूर्त असेट इनकम देते हैं, तो अमूर्त असेट हैं वो इनकम दे रहे हैं, जबकि प्लांट और मशीनरी है मूर्त संपत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो रहा है डी। अगला सवाल 48, व्हाट डज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड? लेखा पुस्तकों में क्या शामिल है? ऑप्शंस आर ए लेजर्स, बी डे बुक्स, सी अकाउंट बुक्स, डी ऑल दी अबव। तो निश्चित रूप से इसका आपको आंसर पता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? सभी शामिल होंगे, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। लेखा पुस्तकों में जिसमें लेखा रखा जाता है, अकाउंट की बातें उसमें लिखी जाती हैं, तो लेजर्स होते हैं, डे बुक्स होते हैं, अकाउंट बुक्स होते हैं। ये सभी चीजें हैं किसमें शामिल होती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल होती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर कैपिटल एसेट्स? निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं हमें पता लगाना है कैपिटल एसेट में क्या शामिल है और कौन सी चीज नहीं है, वो हमें पता लगानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ज्वेलरी, बी वर्क्स ऑफ आर्ट, सी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। कैपिटल असेट में ये चीजें शामिल नहीं होती हैं, ज्वेलरी भी शामिल नहीं होती, वर्क्स ऑफ आर्ट भी नहीं होती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है ये भी शामिल नहीं होते हैं। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल 50, व्हाट डज द टर्म रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन? इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं और हमें हर एंगल से सोचना है। हर तरीके के क्वेश्चन हैं वो कलेक्ट करने तैयार करने, जिससे कि आपका सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाए। तो हिंदी अर्थ देख लीजिए। एक व्यक्ति के संबंध में रिश्तेदार शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्पाउस, बी ब्रोदर और सिस्टर, सी एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। एक व्यक्ति के संबंध में रिश्तेदार किसको कहेंगे? स्पाउस पति या पत्नी है वो रिश्तेदार कहलाते हैं, ब्रदर और सिस्टर है वो भी रिश्तेदार कहलाते हैं, और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट मतलब कि उससे जो वो खुद है उसकी स्थिति से ऊपर वाले हैं, उसके पिताजी है, माताजी है, उसके दादा है, परदादा है, वो असेंडेंट और डिसेंडेंट की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद में नीचे वाले हैं जिसमें संतानें हैं, संतानों के भी बेटे बेटियां हैं, तो वो असेंडेंट और डिसेंडेंट जो उसके लीनियल है उससे ऊपर वाले और नीचे वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऊपरी पीढ़ी है, नीचे वाली पीढ़ी है, सभी किस में शामिल हो जाते हैं? रिश्तेदार में शामिल हो जाते हैं इनकम टैक्स रूल्स के तहत। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 51, व्हाट डज द टर्म प्रीवियस ईयर डिनोट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है परंतु पूछा गया था पुरानी परीक्षाओं में। इस तरीके के क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए थे। तो रसगुल्ला क्वेश्चन है, गटक लो गपक लो, पिछले वर्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो पिछले वर्षों में पूछा गया और पिछले वर्ष शब्द का यहाँ पर अर्थ पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है इनकम टैक्स रूल के तहत पिछले वर्ष का क्या मतलब होता है? ए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ दैट ईयर, बी द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर, सी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, डी प्रीवियस ईयर इज द सेम एज असेसमेंट ईयर। तो क्या उत्तर है इसका? मतलब आसान तो ऐसे लग रहा है कि पिछले वर्ष का मतलब है, अरे इसमें क्या है, अगर 22 चल रहा है तो 21 प्रीवियस ईयर हो जाएगा। परंतु इनकम टैक्स के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, रूल्स के तहत प्रीवियस ईयर है, हमें पता लगाना है। यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं बी द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में असेसमेंट किया जा रहा है उससे पहले वाले को क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। और यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि आपका जो असेसमेंट ईयर है उसमें टैक्स कटता है वो क्या करंट ईयर का कट रहा है या प्रीवियस ईयर का कट रहा है? जल्दी से कमेंट आप कर दीजिए कि जो असेसमेंट ईयर है उसमें टैक्स है वो करंट ईयर का कटता है या प्रीवियस ईयर का कटता है। जल्दी से आपके कमेंट आ जाने चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आपकी सारे जो प्रमोशनल पोस्ट होती हैं जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ओएस, ऑडिट असिस्टेंट, यूडीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाई
यूपीएससी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो प्रमोशनल पोस्ट के लिए निश्चित रूप से हमें पता है कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, तो जॉब की लाइबिलिटीज़ है, आपकी पोस्ट की लाइबिलिटीज़ है। आपको इतना समय नहीं मिलता है कि किताबें खरीदें और उनको पढ़ें, पढ़ने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि आपकी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है, आपकी सोशल लाइबिलिटीज़ है, ऑफिशियल लाइबिलिटीज़ है, फैमिली के प्रति भी आपकी जिम्मेवारियां होती हैं। तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है। तो मैं आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आसान तरीके से और सारे रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट हैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि एक्सपीरियंस है साथियों निश्चित रूप से बोलता है, सिर चढ़ के बोलता है। तो एक्सपीरियंस है, उससे मैं क्वेश्चंस को चुन चुन करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसलिए सारे कंटेंट है, सारे क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करें और साथ में ही आप कमेंट भी करते रहे कि आपको कौन सा पार्ट है अभी तक प्रिपेयर करने में मुश्किल हो रही है, आपका कौन सा कंटेंट रह गया है। तो सारे कंटेंट हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं रोज अपडेट के लिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी। और अगला सवाल देख लेते हैं 52। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने कमेंट में आपसे पूछा था, तो कब चार्ज किया जाएगा असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स है वो कब चार्ज किया जाएगा। ये क्वेश्चन है वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के लिए। तो अभी भी क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल खड़े रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं। किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, बी टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस कैलेंडर ईयर, सी टोटल इनकम अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स, डी टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹10 lakhs। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें टैक्स है वो नहीं होता है, नहीं कटता है, वो अगले साल काउंट किया जाएगा। परंतु असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर पर जो इनकम हुई थी उसको टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, छोटे छोटे हैं, आसान लगते हैं, परंतु उनके मीनिंग है थोड़े से अलग निकलते हैं। तो असेसमेंट ईयर है वो काउंट जो कर रहे हैं हम उसको करंट ईयर बोलते हैं, और जो टैक्स लाइबिलिटीज है उसके लिए बनती है प्रीवियस ईयर के लिए बनती हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। Question number 43. How is the income of the spouses governed by Portuguese civil code apportioned between them? पुर्तगाली नागरिक संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय को उनके बीच कैसे विभाजित किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 75% टू द हस्बैंड एंड 25% to the wife, B equally between the husband and the wife, C wholly to the husband, D wholly to the wife। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी इक्वली बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब पोर्टुगीज सिविल कोड के अनुसार जो आय होती है उसको बांट दिया जाता है, दोनों के बीच में बांट दिया जाता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और वहां पर दोनों पर टैक्स लाइबिलिटी है वो निर्धारित की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 54. What is the minimum period of a year for which an individual is expected to be in India to be said to be a resident? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लॉजिकल भी है कि कितने समय तक भारत में रहने पर उसको भारत का रेजिडेंट मान लिया जाता है। एक वर्ष की न्यूनतम अवधि क्या है जिसके लिए एक व्यक्ति के भारत में रहने की उम्मीद की जाती है, जिसे निवासी कहा जाता है, भारत का रेजिडेंट कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 150 days, B 300 days, C 182 days, D 200 days। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी 182 डेज। मतलब कि भारत का रेजिडेंट कब माना जाएगा किसी व्यक्ति को, जब वो 182 दिन तक भारत में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भारत का रेजिडेंट बोलेंगे। इनकम टैक्स की पर्पज के लिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल 55। व्हाट आर द इनकम्स दैट आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन ए प्रीवियस ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वर्ष में प्राप्त होने वाली आय क्या मानी जाती है। इनमें से ऑप्शन में कौन कौन सी आय को प्रीवियस ईयर में रिसीव किया हुआ माना जाता है या प्राप्त किया हुआ माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए द एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉइज पीएफ अकाउंट,
B. Contribution by the central government or any other employer to the account of an employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD. C. Both A and B. C. D. तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि दोनों चीजें हैं वो शामिल होती हैं, उसको डीम्ड माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसने प्राप्त किए हैं। जैसे कि द एनुअल एक्रीशन टू द बैलेंस एट क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉइज पीएफ अकाउंट है, उसको क्या मान लिया जाता है, प्रीवियस ईयर की इनकम मान लिया जाता है। साथ में ही बी, कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 सीसीडी के तहत जो एम्प्लॉय के अकाउंट में एम्प्लॉयर द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, या उसको कहना चाहिए कि अगर नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो गवर्नमेंट का जो शेयर होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसको क्या मान लिया जाता है, उसके इनकम में मान लिया जाता है, प्रीवियस ईयर की इनकम में मान लिया जाता है। तो दोनों ही इनकम है वो डीम्ड रिसीव्ड मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि उसने ये दोनों इनकम है वो प्राप्त किए हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 56। विद रेस्पेक्ट टू एन इन्वेस्टमेंट फंड नॉट रेजिडेंट इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। एक निवेश कोष के संबंध में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी आवश्यक है जो कि भारत के रेजिडेंट नहीं है। मतलब कि नॉन रेजिडेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फंड तैयार करना है तो कितने कम से कम वो इन्वेस्टर होने चाहिए या मेंबर होने चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 50, बी 25, सी 100, डी नो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी 25। अगर हम ये बात करें कि एक इन्वेस्टमेंट फंड तैयार करना है नॉन रेजिडेंट इन इंडियन लोगों के लिए, तो वहां पर मेंबर्स कितने होने चाहिए, कम से कम 25 सदस्य उसके लिए होने चाहिए, तब उसको क्या एक इन्वेस्टमेंट फंड की मान्यता दी जाएगी, एक ग्रुप मान लिया जाएगा और वो क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट इन इंडियन माने जाएंगे। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 57. Which of the following incomes are not included in computing the total income of an SSC? निम्नलिखित में से कौन सी आय एक निर्धारित की कुल आय की गणना में शामिल नहीं होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुल इनकम में कौन सी चीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए एग्रीकल्चरल इनकम, बी ए सम रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ ए HUF, सी द वैल्यू ऑफ LTC कंसेशन रिसीव्ड बाई हिम, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। इनको किसी को शामिल नहीं किया जाता है। एग्रीकल्चरल इनकम होती है, जो कृषि से जो आय होती है, वो इनकम टैक्स के मामले में शामिल नहीं की जाती है, टोटल इनकम में शामिल नहीं की जाती है, या आप कह सकते हैं कि इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करते, काउंट नहीं करते हैं। ए सम रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ ए HUF अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में उनको जो टोटल अमाउंट प्राप्त हुई है उसको भी टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ LTC कंसेशन रिसीव्ड बाई हिम, मतलब कि जो LTC पर कंसेशन मिला था या एडवांस के रूप में लेकर के और LTC गया था, तो जितना खर्चा हुआ है वो LTC के रूप में उसको मिलेगा, वो भी शामिल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं वो इनकम टैक्स के मामले में टोटल इनकम में शामिल नहीं होती है और उसको कंप्यूट नहीं किया जाता है, टैक्स भी इस पर नहीं लगता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और लॉजिकल भी है। इस तरीके के क्वेश्चन है हमें याद रखने। तो ये सब चीजें हैं उन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रही हैं, मतलब इनको हम टोटल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। Move to question number 58. What is the limit of gratuity specified to be exempted from income tax? ये मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है, कई जगह पर पूछा जा सकता है। ग्रेचुटी में पूछा जा सकता है, पेंशन रूल में भी पूछा जा सकता है, और इनकम टैक्स में तो आ ही गया है। तो देख लेते हैं हिंदी अर्थ। आयकर से छूट के लिए निर्दिष्ट ग्रेचुटी की सीमा क्या है, कितनी सीमा तक इनकम टैक्स है वो नहीं लगता ग्रेचुटी पर, कितनी इनकम लिमिट होगी जहां पर ग्रेचुटी मिलती है और उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए ₹10 lakhs, बी ₹15 lakhs, सी ₹20 lakhs, डी ₹5 lakhs। सही आंसर हमें पता है कि 20 lakhs है वो, ये ग्रेचुटी की लिमिट कर दी गई है। तो 20 लाख तक की जो ग्रेचुटी मिलती है उस पर इनकम है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ग्रेचुटी पर
इनकम टैक्स है वो शामिल नहीं होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी है वो मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पर, और इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है अभी तक। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। Question number 59. Who of the following are not included in the term family of an individual for the purpose of exemption of travel concession received by him? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति को प्राप्त यात्रा रियायत में छूट के प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में शामिल नहीं है? तो कौन होगा जो कि फैमिली में शामिल नहीं होगा एलटीसी के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पेरेंट्स, बी सिबलिंग्स, सी चिल्ड्रन, डी मेजर ब्रदर। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी मेजर ब्रदर। एलटीसी के मामले में मेजर ब्रदर है वो फैमिली में शामिल नहीं होता है, बाकी सभी होंगे, पेरेंट्स भी शामिल होंगे, सिबलिंग होंगे, चिल्ड्रन होंगे, परंतु मेजर ब्रदर है वो फैमिली में इंक्लूड नहीं होता। किस मामले में? ये सभी पूछ लिए गए एलटीसी के मामले में। इस तरीके के क्वेश्चन है वो मिक्सअप में कई बार आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी रेलेवेंट है, आपके एलटीसी रूल से संबंधित क्वेश्चन है वो ये यहाँ पर आ गया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि एलटीसी के मामले में पेरेंट हैं, सिबलिंग हैं, चिल्ड्रन हैं, ये सभी एलटीसी के मामले में मान लिए जाते हैं, परंतु मेजर ब्रदर है वो नहीं माना जाता है। तो सिबलिंग में मान लीजिए कि माइनर ब्रदर है, सिस्टर है, तो वो क्या कर लिए जाते हैं, फैमिली में कई बार डिपेंडेंसी है तो वहां पर मान लिए जाते हैं। एलटीसी रूल्स पर एक सेपरेट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और नॉलेज मंडली की प्ले लिस्ट में एलटीसी रूल्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप सारे क्वेश्चंस देखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 फॉर हाउ मेनी कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स वाज द प्रोविजन ऑफ डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स allowed to a newly established 100% export oriented undertaking allowed? एक नए स्थापित 100% निर्यात उन्मुख उपक्रम को कितने लगातार निर्धारण वर्षों के लिए लाभ और लाभ की कटौती के प्रावधान की अनुमति दी गई है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कितने सालों तक लगातार उसको असेसमेंट के लिए जो प्रॉफिट होते हैं, गेन होते हैं, उनको देने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पर बताया है डिडक्शन, उनको प्रॉफिट या गेन हो रहा है उसको डिडक्ट करने के इनकम टैक्स रूल के तहत कह दिया जाता है, अनुमति प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 15 ईयर्स, डी 20 ईयर्स। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए 10 ईयर्स। लगातार 10 सालों तक उसको प्रॉफिट्स और गेन्स हैं उनको डिडक्ट करने की अनुमति दी जाती है इनकम टैक्स रूल के तहत। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 10 ईयर्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और बिल्कुल 20-20 क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल है। आपके प्रत्येक सिलेबस के हर चैप्टर को, हर पॉइंट को मैंने टच किया है, क्वेश्चन लाने की कोशिश करी है। बहुत सारे डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप सारे वीडियोस देखें और समझें। ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स के साथ में ही जो सर्विस रूल्स है, इसके साथ में जो जीएसटी लागू है, जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम आपके सिलेबस में रखा गया, तो जीएसटी पर बेस्ड क्वेश्चंस के कलेक्शन भी आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप सारे पार्ट हैं वो देख करके अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, ऑडिट असिस्टेंट, यूडीसी एटसेट्रा इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में बहुत जल्दी हायर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आने वाली है, मतलब कि ऑफिसर्स ग्रेड के लिए वैकेंसीज है वो आने वाली है। ईएमआरएस है बिल्कुल तैयार है वैकेंसी लाने के लिए, इसलिए अपने आप को पहले से ही तैयार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन 20 क्वेश्चंस ऑन इनकम टैक्स रूल्स एज पर करंट फाइनेंशियल ईयर। नॉलेज मंडली ने आपको ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट अवेलेबल करवाए, और मैं आपको एक आश्वासन देना चाह रहा हूं कि मेरा टारगेट है कि 10,000 क्वेश्चंस चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाए।
इसलिए आप सारे कंटेंट को एक ही जगह पर प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं आपको इधर-उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और अभी आप देख लीजिए, नॉलेज मंडली डिस्प्ले बोर्ड भी कुछ कहना चाह रहा है। नॉलेज मंडली ला रहा है सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक अध्ययन सामग्री जो कि ज़रूरी है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी आदि पदों के लिए, जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी and other departments. Please watch next 40 questions on domain knowledge of assistant section officer exam 2022 in coming videos। तो मैं यहाँ पर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ जो आंसर की नवोदय विद्यालय ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आंसर की जारी की थी, उसको बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वे में पीपीटी के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वहाँ पर क्वेश्चंस पर डिस्कशन भी किया जा रहा है कि आगे डोमेन नॉलेज है, मतलब कि पोस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको हम 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले मैं कई सारे आंसर कीज पर चर्चा कर चुका हूं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आंसर की आप प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस देखिए। जो रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी नए अपडेट क्या हैं कि आपको जीके में आपके डोमेन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें पैराग्राफ आना शुरू हो गया। पहले ये पैराग्राफ है या अनुच्छेद है वो लैंग्वेजेस में आते थे, हिंदी इंग्लिश में आते थे, परंतु पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो समझिए, जानिए किस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं परीक्षाओं में, और उनको हमें कैसे प्लान करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या वो टाइम कंज्यूमिंग है या हमारे उत्तर सीधे पैराग्राफ में अवेलेबल है, ये सारी चीजें हैं वो आप आंसर की वाले सेक्शन में जा करके और रिसेंट क्वेश्चन पेपर है उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।